हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे सेशन में। आज के हमारे सेशन में हम देखेंगे कि नर्सिस जो ओवरसीज नर्सिस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पीआर कैसे ले सकते हैं। और हमारे एक व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट किया था एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का। सो एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के बारे में भी आज जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट फॉर नर्सिंग ऑक्यूपेशन कि अगर आप ओवरसीज नर्स हो तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पीआर लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नर्स नहीं हो, अगर आप ओवरसीज नर्स हो तो ओवरसीज नर्स को बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पहले, एंड देन उनको APRA का जैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद दे बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्किल माइग्रेशन और एम्प्लॉयर माइग्रेशन। फर्स्ट लेकिन आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स होने के लिए फर्स्टली एक सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको बीइंग अ नर्स यू डोंट नीड एनी वर्क एक्सपीरियंस, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होता है नर्सिंग के लिए वो है आपका बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। आपके पास बैचलर्स ऑफ नर्सिंग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स ऑफ नर्सिंग की है देन यू बिकम एलिजिबल अंडर दिस पाथवे। उसके बाद जैसे आपका बैचलर्स ऑफ नर्सिंग खत्म होता है देन यू हैव टू गेट 7 ईच लाइक प्रोफिशिएंट इंग्लिश। अगर आप पीटी देते हो या ओईटी देते हो या फिर आप आईएलटीएस देते हो तो आईएलटीएस में 7 ईच है, ओईटी में बी इन ईच और ओवरऑल बी चाहिए, और पीटीई में भी आपके 65 और 65 ओवरऑल और ईच चाहिए। सो वंस यू गेट दैट स्कोर उसके बाद आप अपना फर्स्ट एंक्लेक्स का एग्जाम देना होता है। एंक्लेक्स इज अ बेसिकली थियरी बेस्ड एग्जाम आपको देना होता है। तो वो थियरी जो बेस्ड एग्जाम होता है वो आप कहीं से भी ओवरसीज से दे सकते हो। यू कैन अप्लाई ओवरसीज, आपके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सेंटर्स हैं उनके। सो फर्स्ट आपको वो एग्जाम के लिए रजिस्टर होना होता है। वो एंक्लेक्स के एग्जाम की फीस शायद $330 है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि एग्जैक्ट फिगर है कि नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 330 के आसपास है। सो वो फीस पे करके आपको एंक्लेक्स का एग्जाम देना पड़ेगा, और जैसे ही आप वो एग्जाम देते हो देन यू बिकम एलिजिबल फॉर द प्रैक्टिकल टेस्ट। लेकिन जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वो ओवरसीज उनका अरेंजमेंट्स नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए उनको स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड सेंटर्स बनाने होते हैं कि ये सेंटर में जाके आप यहाँ पे पेशेंट का पूरा मॉक इंटरव्यू, मॉक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है आपका। सो सारे डमीज वगैरह को आपको ट्रीट करना होता है, रियल पेशेंट्स को भी समटाइम दे आस्क टू डील विथ। लेकिन आपको बेसिकली प्रैक्टिकल टेस्ट देना है, और वो प्रैक्टिकल टेस्ट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में कंडक्ट होता है। दूसरा सेंटर शायद ब्रिस्बेन में है उनका, लेकिन दैट हैज टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में ही होना चाहिए। मेन सेंटर इज इन एडिलेड, और वो जो सेंटर है प्रैक्टिकल टेस्ट लेने का उनके पास काफी एप्लीकेंट्स अभी ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई उनका भी प्रोसेसिंग टाइम आपका प्रैक्टिकल टेस्ट देने का काफी एक्सटेंडेड है। लेकिन स्टिल अराउंड 4 to 5 मंथ्स के आसपास आप अपना प्रैक्टिकल टेस्ट दे सकते हो। वो एग्जाम देने के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो तो आपको एक वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। यूजुअली आप टूरिस्ट वीजा पे आ सकते हो, या 408 पे आ सकते हो, या कोई स्पेशल कैटेगरी वीजा पे आ सकते हो। तो यू कैन कम हियर टू अपीयर फॉर दैट एग्जाम, और आप एग्जाम में वो प्रैक्टिकल टेस्ट अपीयर करोगे, एंड वंस यू गेट दैट एग्जाम क्लियर, वो एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, देन यू बिकम eligible to apply for the registration as in APRA. So APRA में registration के लिए फिर आपको again दो रिक्वायरमेंट अगेन 7 ईच, और आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए। अदर देन दैट वो आपका एक स्किल असेसमेंट जो होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड आपका एज अ नर्स रजिस्ट्रेशन होता है दैट्स आल्सो अ डिफरेंट थिंग। सो आपको स्किल असेसमेंट भी करवाना है और एज अ नर्स रजिस्ट्रेशन भी करना है। तो एज first you have to get registered as a nurse and then you can apply for the skills assessment. So आपका as soon as you finish your skills assessment process then you become eligible to apply for the visa। कोई भी वीजा जो आप एलिजिबल हो, 482 है, 186 है, या फिर आपका 189, 190 या फिर 491। तो ये जो बेसिकली ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो कैटेगरी के मुताबिक जाता है। यूजुअली जो कैटेगरी 1 में जो कंट्रीज होते हैं, कंट्री के मुताबिक उन्होंने कैटेगरीज बनाए हैं। सो कैटेगरी 1 कंट्री है, मान लो कि यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। और भी कंट्रीज हैं कुछ, सॉरी बट आई कांट रिकॉल देम राइट नाउ। बट वो कंट्रीज में अगर आप नर्स हो देन यू आर इन कैटेगरी 1 नर्स। सो कैटेगरी 1 में क्या होता है, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया वो नहीं होता है। दिस इज वो कैटेगरी 2 and 3।
सो अगर 2 एक्चुअली नॉट 3। सो कैटेगरी 2 में ये प्रोसेस है, कैटेगरी 1 में सिर्फ़ आपको अपना जो एक्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होता है, उसको ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना होता है एंड दैट बिकम्स वेरी ईज़ी प्रोसेस। सो अगर आप कैटेगरी 1 हो, इन सारे कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड हो, तो you don't have to go with this rigorous process of testing and NCLEX and the practical test। बट अगर आप कैटेगरी 2 में हो, बाकी और कंट्री सारे आ गए उसमें, आई डोंट हैव टू स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक कंट्री, बट ये जो कैटेगरी 1 कंट्री से अलावा अगर आप हो, देन यस यू हैव टू गो विद दिस रिगरस प्रोसेस। थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, मेनली जो टफेस्ट पार्ट इज टू गेट इन ऑस्ट्रेलिया एंड गेट दिस एग्जाम डन। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो लोग क्या करते हैं उसका अल्टरनेटिव लेने के लिए, दे सीक अनदर वीज़ा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ जाते हैं और स्टूडेंट वीज़ा पे आके then they convert their visa to this skilled visas or employer sponsored visas। but basically skill assessment और English आपको करवाना मस्ट होता है। तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट नर्सिंग के नर्सिस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कैसे पीआर ले। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो हमारे एक व्यूअर हैं उनका रिक्वेस्ट था। तो वो बता रहे थे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में, कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और बाकी मैं ऑल इंक्लूड करना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नीशियन, और क्या-क्या ऑक्यूपेशंस हैं, आई वुड जस्ट कैटेगराइज़ दैट क्विकली। सो आप सबको पता चले कि अगर आप ये सारे ऑक्यूपेशन हो, दे फॉल इन द सेम कैटेगरी, है ना? वो सारे सेम कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो दैट्स हाउ अगर आप उस कैटेगरी में काम कर रहे हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर दिस पाथवे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस पाथवे में। तो अल्टरनेटिव टाइटल्स में ओके, ऑडियोमेट्रिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, मर्शरी टेक्नीशियन, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, परफ्यूमरिस्ट, रीनल टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन और स्लीप टेक्नीशियन। ये सारे इस कैटेगरी में ऑक्यूपेशन फॉल होते हैं। तो यस, इफ यू आर वन ऑफ देम, दिस प्रोसेस इज फॉर यू। सो बेसिकली अगर आप मेडिकल टेक्नीशियन, कोई भी टाइप के मेडिकल टेक्नीशियन हो, इन दैट केस आपको फर्स्ट स्टेप इज टू डू द स्किल्स असेसमेंट। बेसिकली आपको स्किल असेसमेंट करवाना है। स्किल असेसमेंट करवाओगे तो ये आपका स्किल असेसमेंट, ये सारे टेक्नीशियन का जो स्किल असेसमेंट है, दैट इज डन बाय वेटासिस। ये सब मेडिकल टेक्नीशियन के असेसमेंट वेटासिस करता है, एक्सेप्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन। अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, इन दैट केस आपका पूरा प्रोसेस अलग होगा। Just laboratory technician is not included because they are not considered as a medical technician, they are a laboratory technician। So yes, you have, if you are medical laboratory technician, then there is a separate process, I'll prepare a separate video for that। लेकिन अभी यहाँ पे हम मेडिकल टेक्नीशियंस की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल टेक्नीशियन अगर आप हो या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन हो, देन यू हैव टू गो टू द वेटासिस। आपको वेटासिस जाना होगा। वेटासिस आपके पास मिनिमम डिप्लोमा लेवल का क्वालिफिकेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास मांगता है। दे डू नॉट नीड इंग्लिश टेस्ट सो फार टू डू द स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट करवाने के लिए आपको कोई इसकी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे स्किल असेसमेंट के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होगी, सॉरी, इंग्लिश टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका स्किल असेसमेंट हो जाता है, आपको ईओआई लॉन्च करना होगा, तुरंत ही आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके इंग्लिश टेस्ट की 6 ईच मिनिमम चाहिए ही चाहिए, है ना? तो आप जैसे ही अपना स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हो, तुरंत अपना इंग्लिश के प्रिपरेशन का तैयारी कर लीजिए एंड एज़ सून एज़ यू गेट द स्कोर, आपका इंग्लिश का स्कोर आ जाता है, देन आपका स्किल असेसमेंट मीनवाइल प्रोसेस हो जाएगा। So skill assessment in your English course you can combine and you can lodge your EOI। आप अपना EOI लॉन्च कर सकते हो। EOI अगर लॉन्च करते हो, अगर आपका ऑक्यूपेशन 189 के लिस्ट में है, तो yes that's good, you don't have to apply for the states। बट अगर आपका ऑक्यूपेशन 190 और 491 के लिस्ट में है, इन दैट केस आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा स्टेट नॉमिनेशन के लिए भी। स्टेट नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करोगे, उसमें कुछ स्टेट्स आपको बोलेंगे कि यू हैव टू अप्लाई फॉर द ROI। Some say, okay, you don't have to lodge the ROI, you just apply for an EOI and we will pick your application। So आपका एप्लीकेशन पिक हो जाएगा, जैसे ही आपको इनविटेशन मिलता है, फिर आप अपना वीजा लॉन्च कर सकते हो। सो ये सिंपल प्रोसेस 5 स्टेप का आपको फॉलो करना पड़ेगा स्किल्ड माइग्रेशन के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने काम किया है अपने लोकल जो भी ऑक्यूपेशन में, अपने ये जो भी मेडिकल टेक्नीशियन में,
एंड यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, इन दैट केस आप 482 वीज़ा या 186 वीज़ा में भी जा सकते हो, सब्जेक्टेड कि आपका ऑक्यूपेशन 186 के ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। अदरवाइज़ आपको कंपल्सरी 482 में जाना पड़ेगा और 2 साल के बाद आप 186 कर पाओगे अंडर ट्रांजिशनल पाथवे। 2 साल काम करना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में। आपका मिनिमम 2 इयर्स का ओवरसीज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 एम्स ओवरऑल होने चाहिए। जो जो लोग अपना स्किल असेसमेंट करवाने के बाद अगर स्किल्ड पाथवे में हैं और स्किल्ड पाथवे में अपना स्किल असेसमेंट करवाने के बाद इफ दे कैन नॉट गेट इनफ स्कोर अपना 6 ईच नहीं ले सकते, उनके लिए ये एम्प्लॉयर पाथवे बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें आप उनको स्किल असेसमेंट भी नहीं चाहिए, 5 ओवरऑल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से एम्प्लॉयर चाहिए जो उनको स्पॉन्सर कर दे। बेसिकली ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पॉइंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो पॉइंट रिक्वायरमेंट अभी जितने ज़्यादा पॉइंट आप कर सकते हो, उतना अच्छा होगा। मिनिमम आपको 65 पॉइंट्स चाहिए करंट पॉइंट सिस्टम के अंडर में। अगर जैसे 1 जुलाई के बाद अगर डिपार्टमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट सिस्टम, हम एक नया आपके पास वीडियो लेके आएँगे कि नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से आपको क्या करना है। बट अभी थोड़ी दूर की बात है, कभी कब आएगा नया पॉइंट सिस्टम अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है। तो येस वी हैव टू वेट फॉर दैट, बट जस्ट फॉर नाउ अगर आप ये प्रोसेस में अप्लाई करना चाहते हो, तो ये स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो किसी माइग्रेशन एजेंट या लॉयर का कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपके पास नहीं है कोई माइग्रेशन एजेंट या लॉयर, वी कैन डेफिनिटली हेल्प यू विद दैट। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे या कहीं और हमारे बायो में मिल जाएँगे, so you can contact us on that. So once again, thank you so much for joining and watching our video. I'm Krunal Naik, your registered migration agent, signing off for today, and I will with a promise to see you tomorrow.